हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन ने रक्त की संरचना, रक्त समूह पढ़ लिया था। रक्त समूह में अपन ने लास्ट में पढ़ा था RH फैक्टर, और ये पढ़ा था कि जब किसी शिशु का जन्म होता है तो माता पिता का ब्लड ग्रुप टेस्ट किया जाता है। उस समय अगर पिता RH पॉजिटिव है, माता RH नेगेटिव है, तो प्रथम संतान में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन दूसरी डिलीवरी के समय दिक्कत हो सकती है और एबॉर्शन हो सकता है, प्लेसेंटा को क्षति हो सकती है। अगर शिशु उस कंडीशन में जन्म ले तो उसे रीसस शिशु भी कहते हैं। उसमें एनीमिया या खून की कमी हो सकती है। कुछ स्टूडेंट ने पूछा है इसके बचाव के लिए क्या किया जा सकता है या किया जा सकता है। तो शिशु जन्म से 72 घंटे पूर्व माता को एंटी-डी या एंटी-RH रोगम का इंजेक्शन देकर इसे बचाया जा सकता है। आज के अपन इस वीडियो में बात करेंगे ब्लड कोएगुलेशन, रक्त का थक्का क्या होता है, रक्त किस प्रकार होता है। तो ब्लड कोएगुलेशन शरीर के किसी भाग पर जब चोट लग जाती है तो रक्त वाहिनियाँ, धमनियाँ, शिराएं, केशिकाएं आदि फटती हैं, रक्त बाहर निकलने लगता है। और अगर रक्त को रोका नहीं जाए तो शरीर का रक्त अधिक मात्रा में बाहर निकलने से रोगी की मृत्यु हो सकती है, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इस स्थिति में रक्त स्वयं अपना बचाव करता है और थक्का जमाकर रक्त का बहना बंद करता है। तो अपन बात करते हैं रक्त किस प्रकार जमता है, रक्त का थक्का क्या होता है। तो शरीर के किसी भाग पर जब कोई चोट लगती है तो उस शरीर का वो भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है, या यूं कहें उस भाग की त्वचा, उस भाग की जो बाहर की सरफेस के साथ जो भी पेशी वगैरह है वो क्षतिग्रस्त होती है। उसके नीचे की रुधिर वाहिनियाँ क्षतिग्रस्त हो सकती है। रुधिर वाहिनियों के क्षतिग्रस्त होने पर रुधिर कणिकाएं नष्ट होने लगती हैं, और रुधिर कणिकाओं में जब प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट टूटती हैं, नष्ट होती है, तो इनसे एक पदार्थ मुक्त होता है जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त होने पर रक्त में उपस्थित प्लाज्मा में कैल्शियम आयन उसके साथ मिलते हैं, और रक्त स्कंदन कारक होते हैं 13 कारक, उनमें 7वां और 10वां कारक सक्रिय होते हैं। ये सब मिल करके रक्त की जो प्लाज्मा है उसमें पाए जाने वाली एक प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को सक्रिय करने के लिए प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम का निर्माण करते हैं, जिसको प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय कारक भी कहते हैं। ये प्रथम चरण कहलाता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, रक्त स्कंदन 7वां और 10वां मिलकर प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय कारक या प्रोथ्रोम्बिनेज का निर्माण करना। दूसरा, प्रोथ्रोम्बिन जो एक निष्क्रिय प्रोटीन है, प्लाज्मा में पाई जाती है। ये प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिनेज की उपस्थिति में सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल जाती है। ये दूसरा चरण कहलाता है। तीसरा चरण, यह प्रोथ्रोम्बिन जो थ्रोम्बिन में बदल गया है, ये प्लाज्मा में पाई जाने वाली घुलनशील प्रोटीन को अघुलनशील फाइब्रिन या रेशो में बदल देती है। ये अघुलनशील फाइब्रिन के रेशे इस प्रकार एक जाल बना लेते हैं। इस जाल के अंदर नष्ट हुई कोशिकाएं, नष्ट हुई रक्त कणिकाएं, ऊतक के भाग जो भी हैं वो सब इसमें फंस जाते हैं और एक थक्का बन जाता है। जिस प्रकार RCC छत डालते हैं, लोहे के सरियों के बीच में सीमेंट रोड़ी डालते हैं, उस प्रकार ये फाइब्रिन प्रोटीन के तंतुओं के मध्य कोशिकाएं फिक्स हो जाती हैं और एक थक्का जम जाता है। लगभग 5 से 6 मिनट का समय इसमें लगता है। कई बार चोट लगने के बाद कोई भाग यूँ त्वचा का हट जाता है और पीले रंग का द्रव बाहर निकलता है, ये सीरम कहलाता है। इस सीरम में रक्त कणिकाएं नहीं होती और फाइब्रिन प्रोटीन नहीं होता या फाइब्रिनोजन प्रोटीन नहीं होता, इसको अपन सीरम नाम देते हैं। ये रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया इसमें पूछी जाती है, और मुख्य रूप से इसमें पूछा जाता है कि रक्त का थक्का जब जमता है या बनता है तो इसमें कितने चरण हैं? 3 चरण हैं। कौन कौन से हैं? पहला, थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना,
दूसरा प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना, तीसरा फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में बदलना। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं रुधिर वाहिनियां या ब्लड वेसल्स। परिसंचरण के 3 भाग ये थे, पहला रक्त जो यह पूरा होता है, दूसरा अपना पार्ट है ब्लड वेसल। 3 प्रकार की रुधिर वाहिनियां हैं, एक धमनी, एक शिरा और एक केशिका। धमनी जो हृदय से निकलती हैं, शिराएं जो हृदय में आती हैं। धमनी जो रक्त ले जाती हैं, शिराएं जो रक्त हृदय में लाती हैं। अब बात आता है तीसरी केशिका क्या है। तो कोई भी धमनी जब निकलती है तो कई शाखाओं में विभक्त होती है। पहले होती है महाधमनी, फिर होती है धमनी, फिर धमनी की शाखाएं और अंत में छोटी शाखा धमनिका कहलाती है, जो किसी विशल ऑर्गन में जा रही है। और धमनिका आगे चलकर अत्यंत सूक्ष्म शाखाओं का जाल बनाती है। ये अत्यंत सूक्ष्म शाखाएं केशिका या कैपिलरी कहलाती है। इनकी भित्ति इकहरी कोशिकाओं की शल की परत की बनी हुई होती है, जो ये अंदर दिखाई है, जिसे अपने ट्यूनिका इंटरना या एंडोथीलियम नाम दिया है। ये केशिका की भित्ति है। इस केशिका की भित्ति पर 2 स्तर और बन जाते हैं, एक ट्यूनिका मीडिया और मध्य स्तर, और एक ट्यूनिका एक्सटर्ना या बाह्य स्तर। सबसे बाहर का जो स्तर है वो प्रत्यास्थ प्रोटीन का बना होता है। प्रत्यास्थ का मतलब जो संकुचनशील नहीं है। मध्य का स्तर वर्तुल पेशियों का बना है, जिसके साथ में CMF सर्कुलर मसल फाइबर वर्ताकार पेशियां और प्रत्यास्थ इलास्टिन तंतु पाए जाते हैं। तो धमनी और शिरा दोनों की जो भित्ति है वो 3 स्तरों की बनी है, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंतः स्तर। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। केशिका की भित्ति में केवल मात्र ट्यूनिका इंटरना है, केवल इकहरी एंडोथीलियम शल की कोशिकाओं की बनी कांच के समान एक परत का बनी होती है। अब बात करते हैं धमनी और शिरों में अंतर क्या होते हैं। तो मुख्य अंतर, पहला, धमनियों में सदैव शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है, जबकि शिराओं में अशुद्ध रक्त यानी CO2 युक्त रक्त प्रवाहित होता है। पहला मुख्य अंतर। दूसरा, धमनियां हृदय से अंगों की ओर जाती हैं, रक्त को ले जाती हैं। शिराएं अंगों से रक्त को हृदय में ओर लाती हैं। तीसरा, धमनियों में रक्त हृदय प्रवाहित करता है पंप करके, इसलिए धमनियों में रक्त दाब के साथ प्रवाहित होता है, जबकि शिराओं में कोई निश्चित दाब के साथ प्रवाहित नहीं होता। धमनियों में रक्त पंप से जाता है, इसलिए धमनियों में स्पंदन होता है, या यूं कहें जर्क या झटकों के साथ प्रवाहित होता है, जबकि शिराओं में एक सामान्य सतत प्रवाहित होता है। धमनियों की भित्तियां मोटी होती हैं, धमनी की भित्ति मोटी होती है, शिराओं की भित्ति तुलनात्मक पतली होती है। धमनी की जब भित्ति मोटी होती है तो उसका अवकाशिका या उसके ल्यूमेन या बीच का भाग, गुहा जिसको बोल सकते हैं, अवकाशिका धमनी की छोटी होती है, शिरा की अवकाशिका बड़ी होती है। धमनियों में रक्त हृदय प्रवाहित कर रहा है, इसलिए विपरीत दिशा में रक्त नहीं आ सकता, इसलिए धमनियों में कोई कपाट नहीं होते। जबकि शिराओं में रक्त जब अंगों से आता है, पीछे से कोई पंप नहीं कर रहा है, इसलिए शिराओं में कपाट पाए जाते हैं, रक्त पीछे नहीं आए। या कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, हृदय की संरचना पढ़ते हैं कि गिरिवा देविक चाप, कैरेटिकोसिस्टेमिक आर्ट और पल्मोनरी एरोटा के अंदर 3 या 3 सेमी ल्यूमिनर वाल्व, 3 अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। स्टूडेंट, वो कपाट हृदय के अंदर पाए जा रहे हैं, जहाँ से धमनी और महाशिरा प्रारंभ हो रही है, वो आगे चल के नहीं पाए जा रहे, ये कपाट आगे चलकर पाए जाते हैं। धमनियां शरीर की गहराई में होती है, दिखाई नहीं देती, जबकि शिराएं सुपरफिशियल होती है, जो नीलापन लिए दिखाई दे रही है, हरी हरी सी दिखाई दे रही है, ये शिराएं हैं। इंजेक्शन शिरा में लगाया जा रहा है, धमनी में नहीं, धमनियां गहराई में होती हैं। तो धमनियां गहरे लाल रंग की दिखाई देती है, ये नीलापन लिए होती हैं। धमनियां गहराई में होती हैं, शिराएं परिधीय भाग में होती हैं। धमनियां रक्त का वितरण करती हैं, जबकि शिराएं रक्त का संग्रह करती हैं। किसी भी जीव की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद धमनियां खाली हो जाती हैं, जबकि शिराओं में रक्त रहता है। क्यों? कि धमनियों में रक्त हृदय पंप करता है, तो मृत्यु के साथ ही हृदय का कार्य बंद हो जाता है, इसलिए धमनियां खाली हो जाती है। धमनी में अगर चोट लग जाए तो रक्त बहुत अधिक और
तीव्र गति से बाहर आता है। शिराओं में चोट लगने पर रक्त धीमा और कम आता है। एक अपवाद शुद्ध और अशुद्ध का, फुफ्फुसीय धमनी है लेकिन इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, क्योंकि फुफ्फुसीय धमनी से रक्त फेफड़ों में जाता है शुद्धिकरण के लिए, और शिराओं से अशुद्ध रक्त आता है लेकिन फुफ्फुसीय धमनी अपवाद है। फुफ्फुसीय धमनी में शुद्ध रक्त हृदय की ओर आता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ आपका धमनी शिरा का अंतर क्लियर हो गया होगा, किसी का क्लियर हो गई होगी, रक्त का थक्का बनना क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर इसमें कोई आपको प्रश्न है, कोई आपकी प्रॉब्लम्स है, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। रक्त का थक्का, क्षतिग्रस्त होना, प्लेटलेट का, थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना, कैल्शियम और 7th और 10th कारक के साथ प्रोथ्रोम्बिनेज का या प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय को एक्टिव करना, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलना, सक्रिय थ्रोम्बिन का फाइब्रिन का घुलनशील फाइब्रिन में बदलना, और रक्त का थक्का जमाना। सीरम, रक्त में से रक्त कणिका या फाइब्रिनोजन को हटा दें तो सीरम कहलाता है, या प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को हटा दें तो सीरम कहलाता है। फिर आता है ब्लड वेसल, धमनी और शिरा और केशिका। धमनिका में और धमनिका केशिका में विभक्त होती है। केशिकाएं जुड़कर शिरिका बनाती हैं, शिरिकाएं मिलकर शिरा बनाती हैं, शिराएं मिलकर महाशिरा बनाती हैं। ये एक रुधिर धमनी या शिरा का अनुप्रस्थ काट, जिसमें 3 परतें, सबसे अंदर वाली ट्यूनिका इंटरना या एंडोथेलियम, उसके बाद ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना या बाह्य स्तर और मध्य स्तर। फिर ये धमनी और शिरा के अंतर आप इसे नोट कर सकते हैं। एक बार हाथ से लिखेंगे तो आपको याद होगा। साइंस को अगर अपन हाथ से नहीं लिखते हैं तो याद नहीं होता है, याद हो भी जाता है तो कुछ समय के लिए ही होता है।